नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अलाभकारी संस्था है अलाभकारी संस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अलाभकारी संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। तो क्या होती है अलाभकारी संस्थाएं? देखिए, अलाभकारी संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर जन कल्याणकारी कार्य करना, समाज सेवा और सांस्कृतिक उत्थान जैसे कार्य करना होता है। तो वो क्या कहलाती है? अलाभकारी संस्थाएं कहलाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। और अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उनमें उनके द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है। तो प्राप्ति भुगतान खाते में जो है वो किस प्रकृति का होता है? रोकड़ बही की प्रकृति का होता है। रोकड़ अवधारणा पर बनाया जाता है जिसमें समस्त नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वो पूंजीगत प्रकृति की हो, चाहे आयगत प्रकृति की हो, चाहे चालू वर्ष की हो, चाहे पिछले वर्ष की हो, चाहे अगले वर्ष की हो। जो भी नगद प्राप्त हो गया, नगद भुगतान कर दिया, वो उसका लेखा हम किस में करते हैं? प्राप्ति भुगतान खाते में करते हैं। इसके अलावा दूसरा हम बनाते हैं आय व्यय खाता। आय व्यय खाते के अंतर्गत हम सिर्फ आय व्यय खाता है वो लाभ वाली प्रकृति का खाता है, लाभ वाली खाते के समान होता है और ये उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। और आय व्यय खाते के अंतर्गत चालू वर्ष की आयगत जो मदें हैं उनका लेखा किया जाता है। यानी जो आयगत मदें हैं चालू वर्ष की, उन्हीं का आयगत आय और आयगत व्यय का लेखा है इसमें लिखा जाता है। अगर अगले वर्ष का है और या पिछले वर्ष का है तो उसको घटा दिया जाता है। सिर्फ चालू वर्ष के मदों का लेखा किया जाता है। और जो बैलेंस शीट है उसमें जो पूंजीगत मद हो गए, जो संपत्तियां और दायित्व हो गए, उनका लेखा किया जाता है। ठीक है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। फिर आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न लिखा गया है, उस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न लिखा गया है कि स्पोर्ट्स क्लब की कुछ मदों के संबंध में सूचनाएं निम्न है, आपको इनको आय व्यय खाता और तुलन पत्र में दर्शाना है। यानी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इन मदों को दर्शाना है। देखिए, 1 अप्रैल 2017 को खेल निधि कितनी है? 80,000। खेल निधि विनियोग कितना है? 80,000। खेल निधि विनियोग पर ब्याज कितना है? 8,000। खेल निधि विनियोग पर दान कितना है? 30,000। खेल पुरस्कार कितना कर दिया? 16,000। और खेलों पर व्यय कितना है? 1,000। देखिए, जो खेल निधि है वो विशिष्ट निधि है और विशिष्ट निधि के बारे में आपको बता देता हूँ कि विशिष्ट निधि वह होती है जिस निधि का उपयोग उसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए उसकी स्थापना की जा सकती है। जैसे खेल निधि हो सकती है, पुरस्कार निधि हो सकती है, चिकित्सा निधि हो सकती है। तो कोई भी निधि जिसका एक विशेष उद्देश्य के लिए उस निधि को बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट निधि कहेंगे। अगर उस निधि से संबंधित जो भी खर्चा होता है वो उस निधि में से घटा दिया जाता है और उस निधि विशेष उद्देश्य से संबंधित अगर कोई आय प्राप्त होती है तो वो उसमें जोड़ दी जाती है निधि में। ठीक है। तो ये जो खेल निधि है, तो खेल निधि में क्या होता है कि खेल से संबंधित जो भी इस निधि से संबंधित जो भी हमें आय प्राप्त होगी वो इस निधि में हम जोड़ देंगे और इस खेल से संबंधित जो भी अगर कोई खर्चा होगा वो इस निधि में हम घटा देंगे। ठीक है। और इन समस्त जो राशि प्राप्त होगी या जो खर्चा किया जाएगा उनका लेखा हम कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी खर्चा है वो हम निधि में से घटाएंगे और जो भी आय प्राप्त हो रही है वो निधि में जोड़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो नीचे दी गई है सामान्य निधि, जनरल फंड है, और सामान्य निधि विनियोग है, तो ये दोनों तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। लेकिन जो सामान्य निधि विनियोग पर ब्याज है ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सामान्य निधि है तो इस पर प्राप्त होने वाला ब्याज कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन जो विशिष्ट निधि पर ब्याज प्राप्त हो रहा है या कोई दान प्राप्त हो रहा है तो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, इसको हम संबंधित निधि में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए मैं प्रश्न में आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रारूप आपके सामने बना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। प्रारूप हमने बनाया था एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपये, वो तो हमने यहाँ दिखा दिए। लेकिन जो विशिष्ट निधि पर जो भी दान और ब्याज प्राप्त है उसका लेखा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं किया। ठीक है। उसका लेखा हम कहाँ कर रहे हैं? देखिए, बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, बैलेंस शीट हमने बनाई है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये लाइबिलिटीज दायित्व पक्ष हो गया, एसेट्स पक्ष हो गया। ठीक है। अब स्पोर्ट्स फंड है जो हमारे पास खेल निधि है वो कितनी थी? 80,000 रुपये थी। अब उस संबंध में हम जो प्राप्तियां वो जोड़ देंगे, जो खर्चे वो घटा देंगे। एड जो इंटरेस्ट ऑन जो अपने पास स्पोर्ट्स फंड है उस पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 8,000। और डोनेशन दान स्पोर्ट्स फंड से संबंधित कितना प्राप्त हुआ? 30,000। तो कुल हमारी निधि कितनी होगी? 1,18,000 रुपये होगी। ठीक है। अब का जो खर्चा है इस आयोजन से संबंधित है तो उनको हम घटा देंगे, लेस
स्पोर्ट्स प्राइज यानी पुरस्कार वितरण से संबंधित 16,000 खर्च हुए हमने घटा दिए, और इसके आयोजन पर 7,000 रुपये खर्च हुए हमने घटा दिए। दोनों को जोड़कर 1,18,000 में से तो हमारे पास इस निधि की राशि कितनी बच गई? 95,000 रुपये बच गई। ठीक है। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स निधि विनियोग है, देखिए स्पोर्ट्स निधि विनियोग भी कितना है? 80,000 रुपये। तो ये हमारी क्या है? एसेट्स है, विनियोग है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के संपत्ति। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 80,000 रुपये। उसके बाद में हमारे पास जनरल जो फंड है, सामान्य निधि है, वो 2 लाख रुपए है, तो हमने जनरल फंड यहाँ पर 2 लाख रुपए दिखा दिए। और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है वो भी कितनी है? 2 लाख रुपए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो संपत्ति में आ गए, और जो जनरल फंड है, सामान्य निधि है, वो दायित्व पक्ष में आ गई 2 लाख। और जो सामान्य फंड पर जो ब्याज प्राप्त हुआ था उसको हमने ऊपर पहले ही दिखा दिया, कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम पक्ष में कितना? 20,000 रुपये। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हम क्या बताया गया? विशिष्ट निधि से संबंधित ये प्रश्न है। तो विशिष्ट निधि के बारे में मैंने आपको बता दिया कि विशिष्ट निधि में उस निधि से संबंधित उस विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है। तो उस निधि में जो भी राशि उस उद्देश्य से संबंधित या उस कार्य से संबंधित जो भी राशि प्राप्त होती है वो उस निधि में जुड़ जाएगी, और उस कार्य से पर जो भी राशि खर्च की जाती है वो उस निधि में से घट जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला एक प्रश्न है कि मैत्री स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता यह बताता है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए चंदे के रूप में 68,500 रुपये प्राप्त हुए। देखिए भाई, चंदे के रूप में कितने प्राप्त हुए? 31 मार्च 2018 को यह बताता है 68,500 रुपये। इसके अलावा अतिरिक्त सूचना में यह बताया गया है कि 31 मार्च 2017 को अप्राप्त चंदा यानी साल के शुरू में अप्राप्त चंदा 6500 रुपये। 31 मार्च 2017 को अग्रिम चंदा, साल के शुरू में अग्रिम चंदा 4100 रुपये। साल के अंत में 31 मार्च 2018 को अप्राप्त चंदा, बकाया चंदा 5400 है। 31 मार्च 2018 को अग्रिम चंदा यानी साल के अंत में एडवांस चंदा है वो 2500 रुपये। 31 मार्च 2018 को मैत्री क्लब के अंतिम खातों में उपयुक्त सूचनाओं को प्रदर्शित करें। तो जो अंतिम खाते हैं यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, इनको हम कैसे दिखेंगे? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो आय व्यय खाता है वो किस अवधारणा पर बनाया जाता है? उपार्जन अवधारणा पर बनाएंगे। और उपार्जन अवधारणा पर बनाएंगे तो इसमें सिर्फ चालू वर्ष की जो आयगत मदों का लेखा किया जाएंगे, पिछले वर्ष की या अगले वर्ष की जो भी मद है उनका हम समायोजन कर देंगे। जो भी बकाया है, उपार्जित है, उनका हम क्या कर देंगे? एडवांस है, उनका समायोजन कर देंगे। देखिए पहले विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ कि 31 मार्च 2017 को अप्राप्त चंदा है। 31 मार्च 17 यानी साल के शुरू में जो अप्राप्त चंदा है वो जाहिर सी बात है कि किस साल का है? पिछले साल का है। तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और 31 मार्च 17 को जो अग्रिम चंदा यानी साल के शुरू में जो अग्रिम चंदा है वो चालू वर्ष का है, तो इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। साल के अंत में जो बकाया चंदा है वो चालू वर्ष से संबंधित है, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और साल के अंत में अग्रिम चंदा है तो साल के अंत में एडवांस चंदा वो उससे अगले वर्ष का है, तो इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। और जोड़ घटाव करने के बाद में जो राशि आएगी वो हम आय व्यय खाते में दर्शाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। हमने क्या बनाया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। प्रारूप बना दिया। एक्सपेंडिचर, इनकम, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बना दिया। अब देखिए चंदे को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो चालू वर्ष में चंदा कितना प्राप्त हुआ था? हमें 68,500 प्राप्त हुआ। अब मैंने आपको बताया कि चालू वर्ष का जो अंत का बकाया चंदा है एक तो वो जोड़ देंगे, और एक चालू वर्ष का जो प्रारंभिक अग्रिम चंदा है वो जोड़ देंगे। इसके अलावा जो दो राशियां बच गई, कौन कौन सी? का साल के अंत का अग्रिम चंदा वो तो घटेगा, और साल के शुरू का बकाया चंदा है वो घट जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सब्सक्रिप्शन 68,500 एड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 यानी साल के अंत का जो बकाया है वो कितना है? 5400 हमने जोड़ दिया। और साल के शुरू में जो एडवांस था 31/3/17 ओपनिंग एडवांस की बात करते हैं 4100 रुपये, वो हमने जोड़ दिया। तो ये राशि कितनी आ गई? 78,000 आ गई। अब घटने वाली बात है तो जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है वो घट जाएगा। तो कौन सा घटेगा? एक तो चालू वर्ष का जो प्रारंभिक बकाया चंदा वो घट जाएगा क्योंकि वो पिछले वर्ष का है। तो आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/17 यानी जो प्रारंभिक बकाया है वो घट जाएगा 6500 रुपये। एक जो साल के अंत का अग्रिम है वो अगले वर्ष का है, जो चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त हो गया है, तो वो भी घट जाएगा। तो 6500 और 2500 को 78,000 में से घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा? 69,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे? 69,000 रुपये चंदे के दिखाएंगे।
अब ये कह रहा है कि इसको बैलेंस शीट में और दिखाना है, तो बैलेंस शीट में मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास साल के अंत में 2 मदें हैं 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को कितनी मदें हैं? 2। एक तो अप्राप्त चंदा 5400 रुपये, एक अग्रिम चंदा। देखिए अप्राप्त चंदा तो वह जो हमें प्राप्त होना था लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो ये तो हमारी क्या हो गई? एसेट्स हो गई, संपत्ति हो गई। और एक है ऐसा चंदा जो हमें प्राप्त नहीं होता लेकिन फिर भी एडवांस प्राप्त हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? दायित्व। तो 5400 है उसको तो हम दिखाएंगे एसेट्स पक्ष में, और जो 2500 उसको हम कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटीज पक्ष में दिखाएंगे। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, सब्सक्रिप्शन एडवांस। हमें एडवांस साल के अंत में कितना दिखा रखा है? 2500 रुपये, ये हमारा दायित्व हो गया। और सब्सक्रिप्शन बकाया यानी चंदा बकाया कितना दिखा रखा है? 5400, ये हमारी क्या होगी? संपत्ति होगी। इस प्रकार से हमारे दो सूचनाएं दी गई है, उनको हम अंतिम खातों में जो अलाभकारी संस्था है उसमें दिखाएंगे, आय व्यय खाते में और बैलेंस शीट में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने अलाभकारी संस्था के 2 सवाल किए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे तरीके से समझें और अभ्यास करें, और इनसे संबंधित जो और प्रश्न है पुस्तक में उनको हल करके देखें। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।